है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बढ़ते जाएंगे। आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। 2s के बाद 2p, फिर 2p कंप्लीट हुआ, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3s कंप्लीट हुआ, 3p में जाएंगे, सेम इसी तरीके से। तो जब आप हायर एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, इन सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम नहीं लिखते हैं, हम जो नेक्स्ट नोबल गैसेस हैं उनको हम लिखते हैं, ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बने वो एक सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का 1s1 है और हीलियम का 1s2 है, और जब आप हीलियम में देखेंगे तो हमारे पास हीलियम जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस मीन्स ये वाली जो एटम है, ये वाली जो एलिमेंट है वो स्टेबल एलिमेंट है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि इसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिलिट है। क्योंकि हमारे पास वन शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, और इसीलिए है हीलियम जो है वो नोबल गैसेस में हम रखते हैं। ओके, तो इस नोबल गैसेस के एलिमेंट के नोटेशन को हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे जब आप लिथियम की तरफ चले जाते हैं तो लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन जब आप फिलअप करते हैं तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसके बाद जो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएंगे। ओके, तो 1s2 जो है हमारे पास हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसीलिए हम 1s2 नहीं लिखते हैं। 1s2 की जगह पे आप हीलियम एलिमेंट का जो सिंबल है, एटॉमिक एलिमेंट की जो सिंबल है वो आप लिख सकते हैं। तो हीलियम हमने यहाँ पे लिखी, और जो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में चले गए। सेम उसी तरह जब आप बेरिलियम को देखेंगे तो हीलियम का यहाँ पे लिखा, हीलियम मीन्स 1s2 हो गया कंप्लीट, फिर इसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन और रह जाता है वो 2 इलेक्ट्रॉन आप 2s ऑर्बिटल में ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरह जब आप बोरान को बोरान एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p1 होता है, तो हम 1s2, 2s2 एंड 2p1 भी लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1s2 की जगह पे हीलियम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हीलियम भी आपने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब ये है इस बोरान के जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो हीलियम है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाकी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रहा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, फिर इसके बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 2p ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। फिर जब आप एटॉमिक नंबर 10 पे पूछता है तो हमारे पास नियॉन है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। ठीक है, और जब आप नियॉन का यहाँ पे Ne है, हाँ नियॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो हमारे पास है 1s2 हीलियम का, फिर इसके बाद 2s2 एंड 2p6, तो 6, 7, 8 हो गया, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हीलियम के 1s2 में, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब आप ये वाली कन्फ्यूजन देखेंगे तो हमारे पास जो 2 शेल है उस 2 शेल में 2 ऑर्बिटल होती है, s और p, दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिलिट हैं। तो नियॉन जो है, नियॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है या नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं नियॉन में वो सारे के सारे कंप्लीटली फिलिट हैं, शेल कंप्लीटली फिलिट हैं, इसीलिए नियॉन भी हमारे पास एक नोबल गैस मानते हैं। अब नियॉन के बाद जो आपका एटॉमिक नंबर 11 है, 12 वाला एलिमेंट है, 13 वाला एलिमेंट है, वो नियॉन एज ए नोबल गैस के नियरेस्ट एलिमेंट है। इसीलिए जब आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोटेशन में, तो हम नियॉन को एज ए नोबल गैस लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो नियॉन है। आप हीलियम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब वो नियॉन के नजदीक है, नजदीक वाले एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे नियॉन लिखेंगे। और जब आप जो ही नियॉन लिखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर इसके बाद 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में जाएंगे। तो ये आपके पास सिंपल शॉर्ट फॉर्म नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम का। अगर आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
1s2 आएगा, फिर इसके बाद 2s2 आएगा, फिर इसके बाद 2p6 आएंगे, फिर इसके बाद 3s1 आएंगे। अब ये जो 2p6 हैं, 2s2 हैं, हमारे पास 1s2 है, ये सारे के सारे नियॉन में आ गया। तो इन सब एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करने के बगैर हम सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट शेल को ही शो करते हैं, और इसके बाद जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो हम लिखते हैं। सेम उसी तरह मैग्नीशियम है हमारे पास। इसी तरीके से जब आप आ जाते हैं, फिर जब एटॉमिक नंबर आप 18 पे पहुंचता है, ठीक है, आर्गन पे पहुंचती है, तो हमारे पास आर्गन में 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 आ गया, फिर इसके बाद 3s2 आ गया, फिर इसके बाद 3p6 आ गया। ओके, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नियॉन का, वो फिर से सॉरी आर्गन का, वो फिर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सारे के सारे शेल कंप्लीटली फिलिट हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिलिट हैं, और आर्गन को भी हम नोबल गैस कहते हैं। 18 पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में आ जाते हैं। तो आर्गन के बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 19 आएंगे, 20 आएंगे, 21 आएंगे, 22 आएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आर्गन एज ए नोबल गैस के नियरेस्ट में है। और इन एलिमेंट्स के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो शॉर्टकट में आप आर्गन को लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर ऑफ 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 19, तो हमने शॉर्टकट में यहाँ लिखा आर्गन। ठीक है, तो आर्गन व्हाट मींस इसमें 18 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो 1900 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, 4s1 में जाएंगे, क्योंकि जब आप आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो हमारे पास आएंगे 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6, फिर इसके बाद 3s2, 3p6 आ गया, 3p6 के बाद यहाँ तक 18 आ गया, 3p6 के बाद जो 1900 जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे वो 4s में जाएंगे, क्योंकि 3p के बाद हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं वो 4s का आते हैं, तो 4s में चले गए। तो ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को शो करने के बगैर आप नोबल गैसेस को शो करके शॉर्ट नोटेशन फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इजीली आप लिख सकते हैं। सेकंड, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होती है जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, जो नॉर्मल जो ट्रेंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, उस नॉर्मल ट्रेंड से हट के दिखाते हैं, और इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम नाम देते हैं एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जनरली जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमारे पास जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होती है जो नॉर्मल रेगुलर ट्रेंड ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा हट के दिखाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अबाव प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है पॉलिस एक्सक्लूजन के हिसाब से फिल नहीं होता है, हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से फिलअप नहीं होता है। तो ये कुछ लिमिटेशन रहा है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, हंड रूल का, अबाव प्रिंसिपल का, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन रूल के तहत फिलअप नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे हमारे पास है क्रोमियम एंड कॉपर है। ठीक है, क्रोमियम है हमारे पास 24 एटॉमिक नंबर, और कॉपर जो है वो 29 एटॉमिक नंबर होती है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप देखेंगे तो वो रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ हट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाते हैं, और यही एनोमलस कन्फिगरेशन जो है, यही हट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है क्रोमियम और कॉपर का, वो आ जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिलिट एंड कंप्लीटली फुल फिलिट सबशेल। क्योंकि क्रोमियम में सारे के सारे ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिलिट बन जाते हैं, और हाफ फिलिट जो कन्फिगरेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सेम उसी तरह जब आप कॉपर को देखते हैं तो कॉपर में कंप्लीटली फुल फिलिट कन्फिगरेशन हो जाती है, और उस वजह से जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल जो रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 है, तो उसमें से आप 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 3s2 में फिर इसके बाद जब आप क्रोमियम का एक्सपेक्ट जो रेगुलर जिस तरह बाकी एलिमेंट्स में आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं उसी हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ऐसा होना चाहिए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड 3d में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन और इसको हम शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं तो क्रोमियम जो है वो 18 आर्गन के नोबल आर्गन एज ए नोबल गैस के नज़दीक हैं, तो हम आर्गन लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो यहाँ तक 18 हो गया, और फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, मीन्स 18 19 20 हो गया, और 3D में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से, अभाव प्रिंसिपल के हिसाब से, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, हर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से ये क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्रोमियम बहुत अनस्टेबल होता है। इस वाले कन्फिगरेशन में आपका जो क्रोमियम है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है 1s2 2s2 इस तरह। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम में s और d 4s और 3D ऑर्बिटल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होती है, इनके बीच में थोड़ा सा एनर्जी ही होता है, एनर्जी ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, 5D में चले जाते हैं। तो 3D में चले जाते हैं, तो हमारे पास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास ऑर्गन है। और जब आप s में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली हाफ फिलेट हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, मींस मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हैं। D5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो d ऑर्बिटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती है, और हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो d ऑर्बिटल्स हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स, वो 3D ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली हाफ फिलिट हैं, और कंप्लीटली हाफ फिलिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए क्रोमियम जो है इस वाले रेगुलर ट्रेंड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो थोड़ा सा रेगुलर ट्रेंड से थोड़ी हट के दिखाते हैं। और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये है। इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो रेगुलर ट्रेंड से हट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाते हैं, इन कन्फिगरेशन को हम नाम दे देते हैं एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और एक्चुअल जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे सिंपल शॉर्ट नोटेशन फॉर्म में, तो आप इस तरह लिख सकते हैं आर्गन एंड 4s1 एंड 3d5। ओके, एंड सेकंड हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट में और एक एलिमेंट है हमारे पास कॉपर विद एटॉमिक नंबर ऑफ 29। जब आप रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से होगा 1s2 n2s2 n2p6 and 3s2 and 3p6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 18 तो 19 हुआ। फिर 3d में 9 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मीन्स 29 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो फिर से अनस्टेबल है कॉपर के लिए। कॉपर इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में नहीं होता है, नहीं देखते हैं, बल्कि जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कॉपर का वो इस फॉर्म में होती है। एस से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो डी में चले गए, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कंप्लीटली डी ऑर्बिटल जो है वो क्या हुआ, फिल्ड हुआ। तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से कॉपर जो है इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाते हैं, इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन इस वाले कन्फिगरेशन में नहीं रहता है। सिमिलरली क्रोमियम के केसेस में आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली हाफ फिलिट हैं, और उस वजह से क्रोमियम ये वाली कन्फिगरेशन दिखाते हैं, इस ये वाली जो कन्फिगरेशन है वो नहीं दिखाते हैं। तो यही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इस डायग्राम पे। ये हमारे पास है क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एस में 1 इलेक्ट्रॉन्स, और डी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाला। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहा हूं मैं, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, अब वो नहीं होता है, क्योंकि 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं। तो उस वजह से आपके पास क्या होगा, आपका जो क्रोमियम है, क्रोमियम के एस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो उस वजह से क्या होगा, 4s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली हाफ फिलिट है और 3d भी कंप्लीटली हाफ फिलिट है। तो हाफ फिलिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है वो स्टेबल होता है। मैंने कल भी डिस्कस की, जब भी आपके ऑर्बिटल्स जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे
ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट हो सकती है, तो उस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिसे आप एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, और उसी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होता है। तो कंप्लीटली हाफ फ्लिट जो कन्फिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी। इसीलिए क्रोमियम के केसेस में कंप्लीटली हाफ फ्लिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन सकता है जब आपके फ्लोरस में से एक इलेक्ट्रॉन 3D में जाए, और उस वजह से आपका जो क्रोमियम है वो ये वाली कन्फिग्रेशन दिखाते हैं, रेगुलर कन्फिग्रेशन नहीं दिखाते हैं बल्कि थोड़ा सा हट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं। सेम उसी तरह जब आप कॉपर को देखेंगे तो कॉपर में जो आपका फॉरेस्ट में दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3D में दे दें तो 3D जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है। ये देखो फॉरेस्ट में अब एक ही इलेक्ट्रॉन रहा और 3D में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहे, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जब भी आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हो जिसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वाली कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल है। इसीलिए जो एनोमलस कन्फिग्रेशन है आपके पास क्रोमियम और कॉपर, वो एनोमलस कन्फिग्रेशन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि क्रोमियम के केसेस में कंप्लीटली हाफ फ्लिट बन रहे हैं और कॉपर के केसेस में कंप्लीटली फुल फ्लिट बन रहे हैं, और कंप्लीटली हाफ फ्लिट और कंप्लीटली फुल फ्लिट जो कन्फिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डेट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो हमें एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है थोड़ा सा हट के दिखाते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता है, जो हंड रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से फिल नहीं होता है, जो पॉलिश एक्सक्लूजन के हिसाब से फिलअप नहीं होता है। ओके, तो सेकंड हमारे पास है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट इज डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट हमने कल डिस्कस की, डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल मींस वो वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में देखते हैं तो जितने भी हमारे पास सब शेल्स हैं, उन सब शेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम होता है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और उस तरीके के ऑर्बिटल्स को हम नाम दे देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, तो डिजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास पी सबशेल में हो सकते हैं क्योंकि पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होती है, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती है, तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरीके के सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स को हम नाम दे देते हैं डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी सबशेल है, 3 ऑर्बिटल होता है, एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2px 2py एंड 2pz। ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होता है जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालते हैं। ओके, तो इन ऑर्बिटल को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास बी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, जैसे 3D ऑर्बिटल्स हमारे पास, एक ऑर्बिटल 3D हुआ, 3xz हुआ, 3yz ऑर्बिटल्स हमारे पास, 3x² माइनस y² ऑर्बिटल्स हमारे पास, 3z² ऑर्बिटल्स है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 के 5 जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तब ये इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगा, समझ रहे। तो एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो उन ऑर्बिटल्स को हम नाम दे देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इस तरीके के डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम नाम दे देते हैं डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, आर डिजेनरेसी कहते हैं। तो डिजेनरेसी मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्वल एनर्जी या नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। आपके पास इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उस ऑर्बिटल्स के नंबर को हम डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल्स हमारे पास, तो पी ऑर्बिटल्स के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो हम डिजेनरेसी पी ऑर्बिटल्स का 3 कह सकते हैं क्योंकि पी ऑर्बिटल्स के तीनों ऑर्बिटल्स सेम है। तो जो सेम वाले ऑर्बिटल्स की जो नंबर है उस नंबर को हम डिजेनरेसी कहते हैं या डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं। सेम उसी तरह आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी ऑर्बिटल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है, तो डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स हमारे पास किसके बराबर होंगे, 5 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिजेनरेसी है, जैसे 2s है, 2s में हमारे पास कोई भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है।
2p में जब आप देखेंगे तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं तो डिजेनरेसी 3 हुआ। डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं तो डिजेनरेसी 5 हुई। समझ रहे हैं? ओके। तो अगर आप एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ओके, उस वक्त क्या होगा, जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, उन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब डिफरेंट होगा, उन ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका जो डिजेनरेसी है ऑर्बिटल्स की, वो लॉस्ट होता है, वो खत्म होता है। ओके, तो ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल्स हैं। आपने एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो पी ऑर्बिटल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, पी एक्स एंड पी वाई एंड पी जेड, अब उन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहता है। इसका मतलब ये है अब वो 3 ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के होंगे। ये अलग एनर्जी हुआ, ये अलग एनर्जी हुआ, ये अलग एनर्जी हुआ। ये फॉर एग्जाम्पल पी एक्स है, ये पी वाई है, तो ये पी जेड है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पी का जो ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल, उनकी डिजेनरेसी लॉस हुआ है, उनकी एनर्जी अब डिफरेंट हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके जो ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल का डिजेनरेसी लॉस होता है, और उस वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या आते हैं, हमें जो स्पेक्ट्रा आना चाहिए, जो लाइन स्पेक्ट्रा एक आना चाहिए था, अब वो एक नहीं आते हैं, बल्कि हमारे पास एक मल्टीप्लेट्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा आते हैं, जिसे हम स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। सेकंड हमारे पास है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जनरली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो हम डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टू क्वांटम नंबर। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दो क्वांटम नंबर हैं जिसके जरिए आप जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, एंड जनरली विद इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ n, अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, हायर वाले शेल में चले जाएंगे। तो जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, तो उस वाले शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ये है हमारे पास रिलेटिव एनर्जी डायग्राम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी का 1s है, फिर इसके बाद 2s होता है, फिर 2p, तीनों का सेम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद 3s का एनर्जी है, फिर इसके बाद 3p का एनर्जी है, फिर इसके बाद 4s का है, फिर इसके बाद 4p 3d का है, फिर इसके बाद 4p का उससे थोड़ा सा ऊपर एनर्जी का, फिर इसके बाद 5d। तो ये वाली जो डायग्राम है वो आपको बता देते हैं रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एक दूसरे के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस आप इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, the relative energies of the atomic orbital of hydrogen atom and hydrogen like atom। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखते हैं, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो अगर आप हाइड्रोजन एटम का देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दी रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी आपके पास एटम हैं उन सब एटम्स को हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स कहते हैं। जैसे हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव मीन्स हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हीलियम पॉजिटिव बना, कैटायन बना, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हीलियम पॉजिटिव हमारे पास हाइड्रोजन एटम की तरह है। लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो लिथियम कैटायन में कन्वर्ट हुआ, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो इस लिथियम 2 पॉजिटिव कैटायन में हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो 2 आयन्स है हमारे पास, ये हाइड्रोजन की तरह ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी, रिलेटिव जो एनर्जी है वो डिपेंड करते हैं ऑन दी ओनली एंड ओनली ऑन दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने पहले भी कहा आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो हम 2 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर, एल वैल्यू। लेकिन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जीज हैं, जो रिलेटिव एनर्जीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जीज ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन आर द सेम। जैसे जब आप देखेंगे तो 2s एंड 2p का जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि 2s एंड 2p का जो एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है।
इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम हो ऑर्बिटल का, तो उन ऑर्बिटल का एनर्जी भी सेम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केसेस में है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम का। बाकी एलिमेंट्स का जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। और जब आप 3 वाले शेल में देखेंगे तो 3 शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होता है, 3s एंड 3p एंड 3d। अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम के केसेस में ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो फिर से सेम है। तो उस वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के केसेस में इन तीनों ऑर्बिटल का भी एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। और जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये है, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, तो ये जो डायग्राम है वो रिलेटिव एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, 1s का सबसे कम एनर्जी। अब यहाँ देखेंगे 2s एंड 2p का एनर्जी सेम है, समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन के केसेस में 2s एंड 2p का एनर्जी सेम होता है, 3s एंड 3p का 3d तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, बाकी एलिमेंट्स का डिफरेंट होगा। ओके, when the in multi electron atom, जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देखेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मींस वो वाले एटम जिसमें आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उस तरीके के एटम जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उन इलेक्ट्रॉन्स के जो रिलेटिव एनर्जीज हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो डिपेंड करते हैं n पे भी और l पे भी। और l पे भी डिपेंड करने की वजह से आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, वो हाइड्रोजन एटम के रिलेटिव एनर्जीज के तरह नहीं होंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस है, 1s का कम, फिर इसके बाद 2s एंड 2p का सेम। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है हाइड्रोजन के केसेस में। लेकिन जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे तो 1s का कम है, फिर इसके बाद 2s का उससे कम होती है। अब जो 2p है उसका एनर्जी 2s से भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2p इस वाले मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपकी जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो l पे भी डिपेंड करते हैं। तो जिसका l वैल्यू ज्यादा हो वो वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। तो s के लिए l वैल्यू 0 होता है, p के लिए हमारे पास l वैल्यू 1 है, तो 1 थोड़ी सी ज्यादा है s 0 से, इसीलिए 2p का 2s से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होता है। और जब आप 3s, 3p एंड 3d देखेंगे तो 3s से ज्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज्यादा एनर्जी 3d का होता है, क्योंकि d का l वैल्यू जो है वो 2 होता है। तो जितना आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की l वैल्यू इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, उतनी ही उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है इन केस ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इन केस ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। सेम उसी तरह अगर आप 4s, 4p एंड 4d एंड 4f देखेंगे तो हाइड्रोजन के केसेस में सेम एनर्जी है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केसेस में इनका एनर्जी डिफरेंट है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फैक्ट that the relative energies of the atomic orbitals of the multi-electron atom depends on not only on the principal quantum number but also on the azimuthal quantum number L value। तो जितना L value इंक्रीज होगा एटॉमिक ऑर्बिटल की भी एनर्जी डिफरेंस होती जाते हैं।